पावर सीरीज में हम देख रहे थे ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, मान लो कुछ इस टाइप की पावर सीरीज है, कोई भी सेंटर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अभी सेंटर मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो ये है कि मैंने ये बताया था ना कि डोमेन ऑफ द फंक्शन उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बराबर आएगा, पर ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, ठीक है। इस फंक्शन को मत देखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि इसका काउंटर देख लो 1/1 माइनस एक्स, ये वाली सीरीज क्या होती है, इसकी सीरीज एक्सपेंशन ये होती है। इसका तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, लेकिन जब इस फंक्शन की डोमेन की बात की जाती है तब वो क्या होती है, r-0, मतलब r-1। अगर रियल में बात कर रहे हो, अगर कनेक्टेड डोमेन लेके चलनी है, जैसे ये सेट कनेक्टेड नहीं है ना जो मैंने लिया, इंटरवल क्योंकि हमेशा कनेक्टेड होता है, मान लो हम कनेक्टेड भी लेके चलते हैं तो या तो ऐसी बन जाएगी इसकी डोमेन -∞ to 1 या 1 to इन्फिनिटी, पर ये हर एक पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती ना, ये तो केवल ओपन -1 to 1 में कन्वर्ज करती थी, हमने देखा था। इसके अलावा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे कन्वर्ज करे, ठीक है। सिमिलरली हमने इसका इंटीग्रेशन करके जो लॉग वाली सीरीज बनाई थी उसमें भी ऐसा ही था, लॉग वाले का जो डोमेन कुछ ऐसी आ रही थी, लॉग वाली सीरीज इंटीग्रेशन करके log of 1 minus x minus of x plus x square by 2 plus x cube by 3 and so on। अब ये भी जो सीरीज है ये भी -1 to 1 ओपन इंटरवल में कन्वर्ज करती है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सिर्फ इतना ही है, ठीक है। 1 + 1/2 1/3 -1, हाँ -1 भी रख सकते हैं यहाँ पे, हाँ -1 पे क्लोज्ड आएगा ये, ठीक है ना। -1 पे कुछ इस टाइप की सीरीज बन जाएगी -1n, और ये आप जानते हो कि कन्वर्ज करती है लेबनीज टेस्ट से। लेकिन इसका इंटरवल की फिर से हम बात करें, इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या निकल के आती है, 1 - x > 0, या बोल सकते हो x < 1, ठीक है ना। log x की डोमेन क्या होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ग्राफ से भी देख सकते हो log x की डोमेन, ग्राफ कैसा होता है इसका, इस टाइप से होता है। तो कहाँ कहाँ ये डिफाइंड होता है, इस राइट हैंड साइड पे, मतलब ये जो x वैल्यूज होती हैं इनके लिए डिफाइन होता है x > 0। इस तरफ तो कुछ होता ही नहीं है इसका ग्राफ, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -∞ to 1, बट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस तो ये है। तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं कि डोमेन सीरीज के रेडियस ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बराबर आएगी। तो आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल के देखना है, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना, चलो अब आते हैं उस पे स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स पे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे वो क्या थी, सबसे पहला पॉइंट उसमें ये था, सेकंड को मैंने भी मिस इंटरप्रेट कर लिया था, अभी मैं सेकंड वाले का बताती हूँ क्या मीनिंग था। देखो ब्लॉक मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ब्लॉक मैट्रिक्स तो किसी भी m×n मैट्रिक्स की बनाई जा सकती है, यानी कि कोई भी 2×3 मैट्रिक्स ही ले लें हम, ऐसी ले लो 3 2 1 1 0 0। अब ब्लॉक मैट्रिक्स इसकी भी बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स किसकी बनती है, वो बनती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। मान लो कोई भी m मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसको स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वो स्क्वायर ब्लॉक बन पाएगी। तो इधर आप किस तरीके से ब्लॉक बना सकते हो, मान लो मैंने ऐसे ऐसे करके ब्लॉक बना लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितनी वर्टिकल लाइन लगाई, 2 वर्टिकल लाइंस लगाई, और हॉरिजॉन्टल कितनी लगाई, 1 हॉरिजॉन्टल। तो आप जितनी मर्जी वर्टिकल जितनी मर्जी हॉरिजॉन्टल लगा लो, ब्लॉक मैट्रिक्स बनाते टाइम, कोई भी जनरल ब्लॉक मैट्रिक्स बनाते टाइम फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन जब हम स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमें 1-2 बातों का ध्यान रखना होता है। जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं
वो वर्टिकल लाइंस के बराबर होनी चाहिए और उनके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए। अब ये सिमेट्री कैसे होगी अभी दिखाती हूँ मैं। वर्टिकल लाइंस, अब इसमें सेकंड पॉइंट था, पहले उसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनने के लिए? द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे, और थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं पहले। द डायगोनल blocks form a square matrix। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक मैट्रिक्स लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये है 5x5 मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से इसके ब्लॉक्स बनाना शुरू करते हैं। पहला ब्लॉक मैं बना रही हूँ, देखो पहली वर्टिकल लाइन लगाते हैं। पहली वर्टिकल लाइन मैंने इस तरीके से लगाई। दूसरी वर्टिकल लाइन लगाने से पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। पहले देखो, पहली वर्टिकल लाइन मैंने किसके बाद लगाई? R2 के बाद। तो जब हॉरिजॉन्टल लगाए, R2 नहीं सॉरी C2। अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है हमें तो वो किसके बाद लगानी होगी? R2 के बाद। ठीक है, अगर दो कॉलम्स छोड़ के वर्टिकल लाइन लगाई गई है तो अब दो रोज छोड़ के अगली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाएगी। ठीक है, अब इतना ही अगर मैंने कर दिया तो ये बन जाएगी ब्लॉक मैट्रिक्स। कैसे? स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब सेकंड और थर्ड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होंगी वो देखना। सेकंड कंडीशन कहती है कि द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इनको एक एक मान के चलो, मतलब इसको एक एलिमेंट मान के चलो, एक ब्लॉक को, इसको एक एलिमेंट मान के चलो। क्या ऑर्डर है मैं उससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक को एक एलिमेंट मान के चलो। और इस ब्लॉक को एक एलिमेंट मान लिया हमने। इससे क्या हुआ, इसके अंदर चार ब्लॉक्स हैं, दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल। तो ब्लॉक से जो मैट्रिक्स बन रही है वो कितनी बन रही है? 2x2 की, विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अब हमें एलिमेंट्स को नहीं, ब्लॉक्स की हेल्प से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको देखना है। तो ये ब्लॉक्स क्या कंस्ट्रक्ट करें? 2x2 मैट्रिक्स, एक ब्लॉक एक एलिमेंट की तरह देखना है, दूसरा ब्लॉक दूसरे एलिमेंट की तरह। ये बात क्लियर है? यस मैम। थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन कहती है कि डायगोनल्स पे जो पड़े हैं आपके ब्लॉक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएं। अब ब्लॉक्स के अंदर के एलिमेंट देख रहे हैं, डायगोनल ब्लॉक्स कौन से हैं? ये वाले हैं और ये वाला है। अब ये जो एलिमेंट पड़े हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करें। यस बिल्कुल कर रहे हैं। ये वाला डायगोनल ब्लॉक्स क्या है? ये 2x2 मैट्रिक्स बना रहा है और ये वाला ब्लॉक 3x3 मैट्रिक्स बना रहा है। तो डायगोनल वाले भी स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो थर्ड कंडीशन पे भी मैं टिक कर देती हूँ। इसका मतलब ये क्या है? एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ब्लॉक डायगोनल नहीं, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल क्या होती है वो भी बताऊंगी अभी। वैसे ये क्यों हेल्प करेगी आपकी, कई बार आपको आइगन वैल्यूज़ और डिटर्मिनेंट में अभी मैं शो भी करूंगी, अगर आज के लेक्चर में हो पाया है तो डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता है ये ब्लॉक्स बनाने में, अगर आप स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स का निकाल रहे हो। तो ये आप सबको क्लियर है? तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को चेक करने के लिए। 2 और 3 नंबर एक बार बता दीजिए। 3 नंबर मेरा की कंडीशन? हाँ, 2 और 3 नंबर अच्छा, कंडीशन। 2 और 3 नंबर। 3 नंबर की हाँ कंडीशन तो ये वाली थी ना, याद हो तो, कि जो डायगोनल पे पड़े ब्लॉक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए। हाँ मैम, वो तो हो गया।
वो तो बन रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं रेड से, ये एक 2x2 मैट्रिक्स बन रहा है पहला ब्लॉक, और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये 3x3 मैट्रिक्स बन रहा है। तो यस, थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मेन सेकंड कंडीशन चेक करनी है हमें, क्योंकि वो एक नई सी कंडीशन है, परसों हम इसको गलत समझ रहे थे। तो जो सेकंड कंडीशन है वो ये कहती है कि जो जो ब्लॉक्स बने हैं उनको एक एक एलिमेंट की तरह मान के देखो। यहाँ पे एक ब्लॉक एक एलिमेंट है, ये दूसरा ब्लॉक दूसरा एलिमेंट है, तीसरा ब्लॉक तीसरा एलिमेंट, और चौथा ब्लॉक चौथा एलिमेंट। तो एक ब्लॉक को एक एलिमेंट की तरह देखेंगे, एक एंट्री की तरह देखेंगे मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स का साइज क्या बन रहा है, 2x2। मतलब एक मैट्रिक्स बनी है जो ब्लॉक की मैट्रिक्स बनी है। पहले ब्लॉक को ए नाम दे देती हूँ, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। अब ये जो मैट्रिक्स बनी है, क्या ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं बनी है, मतलब ब्लॉक्स के अंदर 2x2 हाँ, ब्लॉक 2x2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन ये थी सेकंड में कि ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स बने ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल कराऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि हमेशा स्क्वायर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मैम C4 के बाद एक वर्टिकल लाइन लिया जाए और R4 के बाद एक आवाज़ लिया कट रही है जाए आपकी। तो लाइन ब्लॉक में कुछ होगा। मैम अगर C4 के बाद एक वर्टिकल लाइन ले लो और R4 के बाद एक वर्टिकल लाइन ले लो, तब भी बनेगा, तब भी तो ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा। तब भी बनेगा। देखो कब बनेगा, ये बात बहुत आसान है समझनी। ये जो सेकंड कंडीशन और ये जो सिमेट्री वाली कंडीशन मैंने लिखवाई थी, ये दोनों आपस में मतलब सेम सेम है। ये जो ब्लॉक वाली मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बनेगी जब सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब, सिमेट्री का मतलब ये, अगर आप मैट्रिक्स बना रहे हो कोई ब्लॉक मैट्रिक्स, कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, मान लो ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3, इस तरीके से। अगर आप मान लो सेकंड रो के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हो, तो आपको देखना है कि सेकंड कॉलम है उसके बाद भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। फर्स्ट रो के बाद हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो फर्स्ट कॉलम के बाद भी आपको फिर से वर्टिकल लाइन लगानी है। मतलब जितनी हॉरिजॉन्टल होंगी उतनी ही वर्टिकल होंगी, और सिमेट्री रख के बनानी है मैट्रिक्स। तो ये अपने आप ये जो सेकंड कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और सेकंड कंडीशन ही नहीं थर्ड कंडीशन भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी अगर आप इस रूल के हिसाब से मैट्रिक्स बनाते हो। ठीक है, एक और मैट्रिक्स देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। वन 0 0 ऐसी एंट्रीज ले लेती हूँ मैं। अब मैं एक मैट्रिक्स बनाती हूँ और वो आपको पता नहीं है ब्लॉक मैट्रिक्स है कि नहीं। अब बताओ इस वाली को, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी या नहीं। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स क्या? हाँ स्क्वायर ब्लॉक, ब्लॉक तो बनेगी स्क्वायर ब्लॉक। नहीं बनेगी मैम। नहीं मैम। नो मैम, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगी, क्या चेक किया हमने मैम सबसे पहले। डायगोनल ब्लॉक्स आर नॉट स्क्वायर ब्लॉक। हाँ ये भी चेक कर सकते हो। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, यस। सेकंड कंडीशन कहती है कि, सेकंड को एक बार चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन कहती है जो ब्लॉक से मैट्रिक्स बने वो स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए। ब्लॉक से जो मैट्रिक्स बन रही है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। हाँ ब्लॉक वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो डायगोनल ब्लॉक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने चाहिए, पर पहला डायगोनल ब्लॉक बना रहा है लेकिन दूसरा वाला नहीं बना रहा और ना ही तीसरा वाला बना रहा है। ठीक है, ये दोनों जो लास्ट के दो वाले ब्लॉक्स हैं डायगोनल ब्लॉक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना रहे। ठीक है, मैम कंडीशन 1 कैसे सेटिस्फाई हो रहा है एक बार बता दीजिए। कंडीशन 1 तो ये है ना, ये जो मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर ही है ना, 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 5x5 की। तो जो हाँ मैट्रिक्स आप ले रहे हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, याद रख लो ये जो कंडीशंस हैं।
ये ब्लॉक मैट्रिक्स वाले नोट्स तो मैं डाल दूंगी। आज जो आगे काम होगा उसके मैंने नोट्स अभी बनाए नहीं है, आज मैं थोड़ी बिजी थी, तो हाँ मैम, वही कल बता रहा हूँ, आपने अभी नहीं डाला ड्राइव में। हाँ ये वाले भी नहीं डाले हैं, वो मैंने बना लिए थे पर डाले नहीं है। कुछ मुझे डाउट लग रहा था तो मैंने कहा एक बार कंफर्म करके ही डाला जाए। तो आज जो काम होगा इसके बाद उसके नोट्स में कल शाम तक डाल दूंगी, तो ध्यान से समझ लेना, जो जो क्लास में अपना थोड़ा बहुत नोट कर लेना। ये बात आपको क्लियर हो गई है, मतलब कि कैसे ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स चेक करनी है। मैम आपने दोनों दोनों होमवर्क दिए थे क्या? मैम, हम्म। 2 होमवर्क दिए थे मैम। हाँ बताओ, करके आए हो? मैम वो वाला जो एस एस एक सेट लिए थे, जो ए इज इक्वल टू ए आई जे टू क्रॉस टू सच दैट ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, और उस एस का कार्डिनलिटी बताना था। ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाँ ये वाला दिया था, कुछ ऐसी मैट्रिक्स थी, -12 था 13, यहाँ पे। नो मैम, 13 2 1 -2। 13 2 1 -2, हाँ बताओ किसने किया है, क्या क्या किया? मैम मेरा तो आंसर 0 आया। अच्छा, और किसी का भी 0 आया? ट्राई नहीं किया? ट्राई कर लिया करो, जितना मैं एटलीस्ट क्लास में देती हूँ वो तो ज़रूर किया करो, नहीं तो ऐसे रोज रोज करके काम छोड़ दोगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कुछ खास मैट्रिक्स है, सबको ही पता है। क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है? यस मैम। अच्छा, जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स पड़ी है क्या वो सिमेट्रिक है? नो मैम, यही बात, वो सिमेट्रिक नहीं है। वो सिमेट्रिक नहीं है, तो मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए थी ये वाली, पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ये कंडीशन कभी होल्ड नहीं होगी जो कंडीशन दे रखी है किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए। इसका मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी ए सच दैट वो एस से बिलोंग करे। ऐसे भी लिख सकते हो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एस, सो एस इज एन एम्प्टी सेट। तो कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड मेहनत। क्लियर है मैम सबको? और एक दिए थे मैम। ये सबको मैम क्लियर है? नंबर ऑफ, यस मैम, हाँ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n हाँ इसका क्या निकाला? whose entry from the set S is equal to a plus ib such that ab belongs z। हम्म, क्या निकाला है इसका? मैम ये तो मेरा इन फैक्टोरियल आया। ध्यान से करो, एन फैक्टोरियल से ज़्यादा आएगा। मैंने कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, एन फैक्टोरियल, 2 रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल 4 रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल, या फोर्थ था नन। एक मतलब वो सारी यूनिटरी मैट्रिक्स बतानी थी जिनकी एंट्रीज इस सेट से हों। इस सेट के अंदर क्या है? ए प्लस आइटा भी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। यूनिटरी मैट्रिक्स बतानी है आपको। यूनिटरी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। याद ना आए तो इसी तरीके से देख लिया करो, ए थीटा क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक अच्छा एग्जांपल है यूनिटरी का। अब एंट्रीज आपको यहाँ से लेनी है। क्या आप आयटा लेके यूनिटरी मैट्रिक्स बना सकते हो? मतलब अगर मैं यहाँ से एंट्री लूँ तो यूनिटरी बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे आओ। सबसे पहले यूनिटरी बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई एंट्री आप ले रहे हो किसी भी सेट के अंदर, ए प्लस आइटा बी, एक एंट्री यहाँ से होगी,
हेलो मैम। ठीक है ठीक है। देखो इस मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज होंगी, कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, तो उसकी एंट्रीज किस टाइप से होंगी? a1 प्लस आइटा a2, एक कॉलम लेके दिखाती हूँ मैं, b1 प्लस आइटा b2, c1 प्लस आइटा c2, कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी। लेकिन कॉलम के लिए या रो के लिए कंडीशन क्या होती है कि उस कॉलम को उसी कॉलम से के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐड की जाए सारी टर्म्स, यानी इन सभी टर्म्स को ऐड किया जाए। कैसी टर्म्स होंगी वो? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऐसी ऐसी जो भी एंट्रीज आएंगी, इन सब का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कंजुगेट करके ऐड करेंगे तो यही बनेगा ना। और इन एंट्रीज की दूसरी के साथ प्रोडक्ट हाँ करें, मैम। इन एंट्रीज की किसी दूसरी कॉलम के साथ प्रोडक्ट करें, कंजुगेट इन दूसरे कॉलम के कंजुगेट के साथ या इसका कंजुगेट लेके प्रोडक्ट करें, तो वो 0 आना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है। एक बार इस कंडीशन पे बात करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये सारा सम 1 आना चाहिए। और ये सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? हमने बोला है कि ये सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक मान लो 2 हो गया या 1 से बड़ा हो गया, इनमें से कोई भी मैम एक अगर एक को 1 होना है, बाकी सबको 0 होना है। वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई भी एक 1 या 1 से बड़ा हो गया, मान लो कोई भी एक 1 से बड़ा हो जाएगा, बाकी चाहे 0 भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम सबका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज आएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक अगर 1 से बड़ा भी हो गया तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमें इक्वल टू 1 लेके आना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? जब कोई एक 1 हो जाए और बाकी सारी एंट्री 0 हो जाए, यानी a1 या तो 1 हो जाए, या a2 1 हो जाए, या b1 1 हो जाए, या b2 1 हो जाए। और एक टाइम पे एक ही 1 हो सकता है, सारे 1 हो गए या 2 भी 1 हो गए, अगर बाकी सारे 0 भी कर दिए आपने, तो ये कम से कम 2 आंसर तो आपको देगा ही, लेकिन आपको आंसर चाहिए था 1, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब एक टाइम पे एक ही 1 होगा इनमें से, ठीक है। अगर आप a प्लस आइटा बी टाइप का मेंबर ले रहे हो, मतलब इन एंट्रीज में से या तो ये 1 होगा, या तो ये 1 होगा, या ये 1 होगा। और इसमें भी और आगे बात करेंगे कि इस एंट्री में मान लो हमने a1 प्लस आइटा 2 ली है, इस एंट्री में भी दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते, क्योंकि a1 स्क्वायर भी ऐड हो रहा है उसमें और a2 स्क्वायर भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे a2 आएगा। दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते, तो या तो a1 इक्वल टू 1 होगा, या फिर a2 इज इक्वल टू 1 होगा। मान लो सिर्फ उसकी बात करते हैं, a1 a2 वाले की, सारे तो वैसे भी 1 नहीं हो सकते। तो अगर पहली एंट्री 1 है तो बाकी सभी एंट्री 0 होंगी। पहली एंट्री 1 कहने का मतलब मेरा ये है कि a1 प्लस आइटा a2 में से कोई एक 1 हो सकता है, या तो a1 1 हो जाए या a2 1 हो जाए। मतलब प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। हाँ, अगर a1 1 हो गया तो ये 1 और एंट्रीज कैसे आइटा। बनेंगी? फर्स्ट कॉलम देखो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। अगर a1 इज इक्वल टू 1 हुआ तो फर्स्ट कॉलम ऐसे बनेगा 1 0 0 0, तो ये कॉलम उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा जो यहाँ लिखी है हमने। ये कंडीशन यूनिटरी की होती है, कोई भूल तो नहीं गया इस कंडीशन को। अगर a2 इक्वल टू 1 नहीं हुआ, मैम। अगर a2 इक्वल टू 1 हुआ तो ये कंडीशन क्या बनेगी? फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? आइटा 0 0 0, इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली अब आप रो के लिए वही कंडीशन चाहते हो कि सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। यानी कि अगर रो के लिए मैं बात करती हूँ, ये 2 केसेस लेके चल रही हूँ। केस 1 लिख लो, साथ साथ नोट कर लो, ये केस 2। फर्स्ट केस में अगर हमने इस 1 1 पोजीशन पे a1 1 पोजीशन पे 1 ले लिया, तो अगर मैं सेकंड कॉलम में या थर्ड कॉलम में कहीं सेम रो में 1 लेती हूँ, अगर सेम रो में 1 लेती हूँ, मान लो एक सेकंड रो में 1 ले लिया, तो फिर से वही कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, ये वाली कि स्क्वायर्स का सम सबके क्या आता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मतलब जो भी एंट्रीज हैं, ये ध्यान मत दो, कुछ भी हो सकती है। यहाँ मतलब लिख मैम लो एक ही रो और एक ही कॉलम में एक एक बार रो ही और आई और 1 आ सकता है। हाँ, एक रो और एक कॉलम में एक ही बार आई आएगा या 1 आएगा। तो 1 आप ले चुके हो फर्स्ट कॉलम में,
फर्स्ट एंट्री में, तो फर्स्ट रो में अब कहीं 1 नहीं आएगा, तो सब जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस केस को और इस केस को मैं एक बार मर्ज करती हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता था, आयटा भी हो सकता था, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 भी हो सकता है, आयटा भी हो सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कॉमा लगा के लिख दिया। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं आपके पास, और पहले तो n चॉइसेस हैं कि 1 और आयटा को आप कहाँ पे रख सकते हो इस कॉलम में। n चॉइसेस हैं 1 और आयटा को रखने के लिए, और फिर 1 और आयटा में भी ये है कि 1 आएगा कि आयटा आएगा। उसके अंदर भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहले 1 और आयटा 2 एलिमेंट हैं आपके पास, इनको रखने के लिए कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, इनमें से किसी भी पोजीशन पे आ सकता है जब आप फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हो। तो पहले तो n चॉइसेस हैं, लेकिन फिर 1 और आयटा के को रखने के लिए भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं। तो ये क्या हो जाएगी, पहले कॉलम की चॉइसेस 2n। ठीक है। सेकंड कॉलम में आपके पास 1 और आयटा को रखने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, n-1 चॉइसेस हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 और आयटा को रखने के लिए n-1 चॉइसेस हैं। लेकिन 1 और आयटा शफल होके आ सकते हैं, कभी 1 आ सकता है, कभी आयटा आ सकता है, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो डबल चॉइसेस हैं हमारे पास, तो 2 × n-1। सिमिलरली अगले कॉलम में क्या आ जाएंगी, 2 × n-2 एंड सो ऑन अप टू 2 × 2, 2 × 1, ऐसे करके आ जाएंगी आपके पास सभी चॉइसेस। तो 2n तो सब में से, क्योंकि सारी चॉइसेस आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो 2n सब में से कॉमन आ जाएगा, और ये साथ में क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आंसर आएगा 2n × n फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को नहीं है तो बताओ। क्लियर है मैम। यही दोनों क्वेश्चन दिए थे। मैम और भी एक दिए थे लेकिन उस नहीं हुआ मैम। मैम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री नॉर्मल होगा क्या? कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा नॉर्मल होगा क्या? अच्छा, किसी को मिला कि नहीं? मैम सब कोई लोग काउंटर शांत नहीं बैठे हैं। मिला, नहीं काउंटर मिला मैम। मिलना चाहिए। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? कुछ ऐसा देख लो ना जो इधर, मान लो इधर आयटा पड़ा है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक बनाना है हमें, तो या यहाँ 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, आयटा ले लो। इसका करके देखो, तब तक मैं आगे कराती हूँ। कुछ एंट्रीज चेंज कर करके देख लो कब बनता है कब नहीं बनता। इसको इसके थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ठीक है मैम, मैं मल्टीप्लाई में देखता करना हूँ। माइनस आयटा से। दोनों को इधर उधर करके मल्टीप्लाई करके देखो। मैं एक बार फर्स्ट एंट्री देख लेती हूँ। 2 × 1 2 × 1, फर्स्ट एंट्री तो वही आएगी। ये वाली नहीं होगी, ये काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आयटा करके देख लें तो ऐसा भी करके देख लेना एक बार, 1 माइनस आयटा। ये वाली हमने चेक की थी, ये देखना जो 3rd नंबर पे लिखी है। तब तक हम करते हैं। देखो 3 टाइप के मैं ब्लॉक मैट्रिसेस कराने वाली हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स। ये सारी ब्लॉक मैट्रिसेस हैं। किस टाइप की होगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी दिख सकती है, BC
यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स पड़ी हुई है, ज़ीरो डिनोट कर रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स को, और ये बी सी डी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स को, ये इस टाइप की हो सकती है। ज़ीरो मैट्रिक्स ऊपर जैसी आपने पहले पढ़ रखी है, बस उसकी एंट्रीज की जगह मैट्रिक्स आ जानी है, और ये कुछ ऐसी हो सकती है। निकल के आई कोई काउंटर मिला? नहीं मैम, ये सब बन रहे हैं, एक बार देखूंगा मैम। ये लिख वाला लिया मैम। ये वाला बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है ये। देखता हूँ मैम। देख लो साथ साथ। ठीक है, अब यही ज़्यादा काम आएंगे आपके अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर टाइप के मैट्रिसेस। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा, मान लो कोई बड़ी मैट्रिक्स आ जाती है तो। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है वो भी बात ध्यान देने वाली है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स पड़ी है ए बी सी डी करके, ब्लॉक मैट्रिक्स, और यहाँ पे कुछ पड़ी है ई एफ जी एच, एक मिनट रुकना। इनकी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होगी जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर करते थे। क्या होगा, ये ए बी वाला इधर से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए ई प्लस बी जी पहली एंट्री आ जाएगी। ये नीचे वाली एंट्री क्या बनेगी, सी ई प्लस डी जी। ठीक है, आगे कर लोगे ना, इस तरीके से मैट्रिक्स की एंट्रीज बनेंगी जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे, सिंपल वैसे ही है। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे। वन टू थ्री फोर, ज़ीरो 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 टू। पहले चेक कर लो कि ये ब्लॉक डायगोनल सॉरी स्क्वायर ब्लॉक है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर ब्लॉक को ही मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, वैसे ज़रूरी नहीं है स्क्वायर ब्लॉक को मल्टीप्लाई करें, लेकिन हाँ ये मैम, वो वाला बन रहा है मैम। चेक करके बताना बन रहा है। हाँ, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर ब्लॉक यस को ही मैम। मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन पता होना चाहिए स्क्वायर ब्लॉक है कि नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखो इनको। मैम ये कैसे मल्टीप्लाई करूँ? जैसे अभी ऊपर बताया, इस मैट्रिक्स को, मतलब ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है, वैसे तो आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है भी नहीं। इस मैट्रिक्स को पहले इससे करोगे पहली एंट्री के लिए, फिर प्लस इस मैट्रिक्स को इससे करोगे। ऊपर हमने क्या देखा, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी है, ए बी और ई एफ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए ई प्लस बी जी पहली एंट्री इस टाइप से आएगी जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। वहाँ एलिमेंट्स के लिए आप इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करते हो, यहाँ मैट्रिसेस के लिए इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। क्लियर हुआ किसी का, सबको डाउट है इसमें? हाँ करके मैम। दिखाऊं? मैम करके दिखाओ मैम। ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 पहले इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आ जाएगा, लिख देती हूँ मैं, 9 12 15 और ये 3 4 19 26 33। पहले तो ये बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि ये मैट्रिक्स जब ये नीचे वाली ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो दोनों ही ज़ीरो है, मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ही मैट्रिक्स आना है, मतलब इनमें ज़ीरो ज़ीरो एंट्रीज ऐड होनी है। ठीक है, इसको जो मैट्रिक्स ऐड होगी उसमें ये मैट्रिक्स ऐड होगी 0 0 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना। हाँ, 0 0 0 0 0 0,
तो जब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री आपको मिलेगी। तो जीरो मैट्रिक्स को ऐड करना ना करना एक ही बात है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया बस। ठीक है, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट एंट्री इस ब्लॉक मैट्रिक्स की। अब सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे, इस वाली को इस वाली से मल्टीप्लाई करते हैं आगे। जो क्या मैम ये कॉलम मैट्रिक्स जो 0 0 आया और जो ये रो मैट्रिक्स 0 0 0 आया, मैम उसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो मैम? मैम ये तो 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है और ये तो 1 क्रॉस 3 है और ये 2 3 क्रॉस क्रॉस 3 आ जाएगा। 1 क्रॉस 3। हाँ हाँ मैम, होगा मैम। ठीक है, ठीक है मैम। अब आगे मल्टीप्लाई मैम। करेंगे। सेकेंड एंट्री में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को उठाया जाएगा 1 2 3 4 और फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 1 से, ये जो 1 1 पे पड़ी है। तो इसको 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्रीज बनेंगी 3 और 7 3 और 7 3 और 7, ये मैट्रिक्स बनेगी। इसको ऐड हमें किससे करना होगा, ये 0 0 इंटू ये 1 वाली मैट्रिक्स, तो ये 0 0 मैट्रिक्स बनेगी। तो इनको ऐड करके क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 3 7 ही बन जाएगी। तो मैं 3 7 ही लिख दूँ, चलो मैं नहीं लिखती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और ये जो नीचे वाली मैट्रिक्स है उसको इससे करते हैं तो यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी वो मिल जाएगी हमें। तो पहले तो 0 0 मैट्रिक्स है और उससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगी 2 क्रॉस 1 1, और ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, सॉरी 1 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होकर एक 1 क्रॉस 3 जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। फिर ये जो 2 वाली मैट्रिक्स है ये इस जीरो वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों ही जीरो मैट्रिक्स मिलेंगी। किस ऑर्डर की मिलेंगी 1 क्रॉस 3, तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अपना ऑर्डर देख लेना, एडजस्टमेंट कर लेना, इतनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब ये लास्ट वाली को मल्टीप्लाई कर दो इससे, लास्ट वाली को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 मैट्रिक्स 1 1 वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके क्या देगी आपको, एक सिंगलटन मतलब 1 क्रॉस 1 की जीरो मैट्रिक्स प्लस ये 2 वाली जीरो इस 1 मैट्रिक्स से देगा। मल्टीप्लाई, तो 0 प्लस 2 2, ये एंट्री ये बन जाएगी। ऊपर वाली को मैं अच्छे से करके लिख देती हूँ, 3 7 आएगा ऊपर, तो बस ये एज इट इज़, और नीचे 0 प्लस 2 2 ही हो जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। ये बनेगी आपकी मैट्रिक्स। ये क्या बन गई 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सॉरी 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ब्लॉक से हमने कर लिया, बिना ब्लॉक के करते तब भी यही आनी थी। ठीक है, ब्लॉक से हमने सेक्शन बना के अलग अलग पार्टीशन करके कर लिया, बस और कुछ नहीं है। आपको जैसा इजी लगे वैसा कर लेना। ठीक है मैम। ब्लॉक बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बड़े होते हैं तब काम आ जाता है, और बाकी मैंने आपके 2 3 क्वेश्चन डाले हुए, उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नोट्स में डाले हुए क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करके देख लेना। अच्छा ये बता दो, एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, वो बताना किस टाइप की मैट्रिक्स है वो। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ठीक है चलो, 1 2 5 0 0 0 3 4, इस मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाना है, आपको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स के अंदर। कैसे पार्टीशन करोगे, मतलब कैसे लाइंस लगाओगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो बस आपको लगानी है। और एक अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स बनानी, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक। फर्स्ट रो के बाद और मैम थर्ड हाँ रो के बाद एक फर्स्ट लाइन रो के बाद और फर्स्ट रो के बाद और थर्ड कलम के बाद। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम सिर्फ और सिर्फ बस। फर्स्ट रो हाँ और मैम थर्ड हो रो के बाद। फर्स्ट रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, यही बोल रहे हो।
यस मैम। ठीक है, ये करेक्ट है। 4 लगानी पड़ेंगी आपको ऐसे। मैम 2 लगा भी हो तो भी तो हो जाएगा मैम। तो सिमेट्री कैसे आएगी? फर्स्ट रो के बाद आपने लगा दिया और हाँ क्या हाँ बोला? हाँ, थर्ड ब्लॉक सिमेट्री स्क्वायर चाहिए ब्लॉक ना। नहीं होगा। हाँ, तो हाँ हाँ स्क्वायर मैम। ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने को बोला ना। नहीं बोला तो सुन लो, वैसे भी अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी ना, अपर ट्रायंगुलर बोल रही हूँ तो। फर्स्ट के बाद लगाना है, इसके बाद लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया। अब देखो, ये नीचे डायगोनल ब्लॉक से ऊपर ऊपर वाली जितनी मैट्रिक्स बन रही हैं वो सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स बन रही है। कौन कौन सी? 3 बन रही है यहाँ पे, एक ये और एक ये। बस यही चाहते हैं हम अपर, सॉरी, लोअर ट्रायंगुलर बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने अपर लिख दिया है। लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने के लिए बस यही कंडीशन थी, बन गई। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं, देख लेना अपना, प्रैक्टिस कर लेना देख के। फिर डाउट लगे तो पूछ लेना, क्योंकि उसके आंसर डाले नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था उनका आंसर डालना। अब डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होने वाला है, वो मैंने पता नहीं क्या सोच के बोल दिया था। डिटर्मिनेंट्स करा रही हूँ मैं। डिटर्मिनेंट की बहुत सारी बातें तो आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, 2x2, 3x3, सब कुछ हम जानते ही हैं। डिटर्मिनेंट को मान लो हम डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे डेल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे कहीं यूज़ होगा तो डिटर्मिनेंट को हम डेल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम सबको पता है, माइनर और को फैक्टर की बात करते हैं। और डिटर्मिनेंट को भी इनकी टर्म्स में फिर मैं लिख के दिखाऊंगी, को फैक्टर। माइनर क्या होता है? माइनर निकलता है किसी मैट्रिक्स एंट्री का, मतलब कोई मैट्रिक्स एंट्री है, इसका माइनर निकलता है। माइनर ऑफ ए आई जे, ऐसे लिख सकते हो आप। ए आई जे का माइनर क्या होता है? एम आई जे से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ सब डिटर्मिनेंट del n minus 1 of del n obtained by, del n और del n minus 1 डिनोट कर रहे हैं n minus 1 और n क्रॉस n मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को, डिलीटिंग ith रो एंड ith कॉलम। कहने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से डिनोट करते हैं, कोई भी n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट a11 a12 अप टू सो ऑन a1n, a21 a22 टू सो ऑन a2n, an1 an2 ann तक। तो a12 को अगर हमें मान लो माइनर निकालना है, उसको हम क्या बोलेंगे? m12 बोलेंगे। और निकालेंगे कैसे? क्या फॉर्मूला होगा? हमें क्या करना होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको डिलीट कर देना होगा। ठीक है, और बाकी जो बची हुई एंट्रीज हैं वो कितनी है? एक n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स की तरह है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या था? n क्रॉस n। तो जो n-1 क्रॉस n-1 जो मैट्रिक्स बची है, जो डिटर्मिनेंट बचा है, मतलब n-1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट बचा है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना होता है हमें। क्या मुझे किसी एग्जांपल से समझाने की ज़रूरत है? बेसिक सी चीज़ है, माइनर हम बचपन से निकालते आ रहे हैं। एग्जाम्पल से बताना है तो बताओ। आवाज़ कट रही है आपकी। एक बार बता दो मैम। अच्छा, मतलब माइनर भूल गए हो आप लोग। देखो, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 2 1 0 1 0 1 1 1। अब मुझे निकालना है, मान लो किसका माइनर निकालें? इसका माइनर निकाल लेते हैं, 1 का, ये जो बीच वाली बड़ी एंट्री है। तो मुझे क्या करना होगा? m22 थ्री निकालना वन होगा। वन वन होगा मैम। हाँ, माइनर माइनर थ्री इज द वन वन। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 1 1, नथिंग एल्स। ठीक है, m22 माइनर ऑफ a22, ये ओ क्या डिनोट माइनर करता है? माइनर ऑफ a22 वाली एंट्री। ठीक है, इस केस में वो क्या है? 1। माइनर ऑफ
1 निकाल रहे हो यहाँ पे, जो भी ये एंट्री है। तो पोजीशन लिखनी होती है हमें, मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है कुछ भी, तो उसकी जिस भी एंट्री का आपको माइनर निकालना है तो आप उसको ऐसे डिनोट करोगे MIJ। कोई भी IJ एंट्री का माइनर निकालना है उसको ऐसे डिनोट करोगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। तो माइनर क्या है? एक स्केलर है, एक नंबर है, ठीक है, हाँ यस मैम। और डिटर्मिनेंट भी एक स्केलर है। तो जो आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की, वो स्केलर जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, उस पर ध्यान देना, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है? अब कोफैक्टर कुछ नहीं होता, कोफैक्टर को हम AIJ साइन से वाला डिनोट मान लो। करते हैं, साइन बस चेंज हो जाता है। कोफैक्टर क्या होता है? -1⁻I+J जो भी आपने माइनर निकाला था IJ पोजीशन वाला, उसको मल्टीप्लाई करना है -1⁻I+J से। यानी यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इस मैट्रिक्स में आपको माइनर निकालना है A22, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। A22 निकालने के लिए क्या करना होगा? -1⁻2 + 2 इंटू जो भी इसका आंसर आ रहा था, इसका था 2 आंसर था माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2। तो माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे सेम है, लेकिन एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप। इसी मैट्रिक्स में अगर हम माइनर निकाल दें इसका निकालते हैं, इस वाले 1 का। अब डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे, तो वो क्या बनेगा? M23। जो M23 माइनर बनेगा वो क्या बनेगा? 23 नहीं 32, 32 पोजीशन है ना, 3100, ठीक है। ये 0 आना है, ये तो बहुत बुरा हुआ है 0 आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो A32 यहाँ से क्या निकलेगा? -1⁻³ + 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? M32 की वैल्यू 0 थी, तो A32 भी 0 आ जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर्स की हेल्प से ही आगे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं ना, सबको याद होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है वो भी साथ साथ देख लो। जो मैट्रिक्स कोफैक्टर से बने वो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई, यानी उस मैट्रिक्स की एंट्रीज ऐसी होंगी A11 A12 A1n, ठीक है। AIJ क्या डिनोट कर रहा था? कोफैक्टर को ही तो डिनोट कर रहा था। A21 यस मैम। A22 A2n, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो वो एडजॉइंट ऑफ A बन जाता है, ठीक है। वो सब बातें हम आगे करेंगे, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं हम। अब डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट को भी माइनर और कोफैक्टर की टर्म्स में लिखा जा सकता है, लिख के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ ऐसा होता है ये, del n इज इक्वल टू AIJ। अब AIJ क्या है? एंट्री है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स आप कोई भी ले लो, A इज इक्वल टू, आपने मान लो ये वाली मैट्रिक्स ली थी, मुझे पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। A इज इक्वल टू AIJ n×n। अब डिटर्मिनेंट किसके लिए डिफाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। अब हम जितना भी काम करेंगे आगे स्क्वायर मैट्रिसेस में करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर्स को साइड में रख दो। डेल एन यहाँ से निकालोगे तो क्या होता है? AIJ इंटू AIJ। अब ये मैट्रिक्स की कोई एंट्री थी, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ये क्या था? कोफैक्टर। अब इन्हीं सब का हमें क्या करना है? सम, ठीक है। समेशन ले लो। मैम I इज इक्वल कोफैक्टर टू या 1 माइनर टू होगा? क्या? मैम कोफैक्टर या माइनर होगा? कोफैक्टर होगा जब देखो मैट्रिक्स की वो निकालते हो 1 -1 0, कोई मैट्रिक्स ले लो 2 2। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो कैसे निकालते हो? देखो 1 इंटू ये वाली मैट्रिक्स लिखूंगी 1 0 0 1। फिर क्या करते हो? जब ये वाली एंट्री कंसिडर करते हो -1 वाली, तो माइनस ऑफ -1 करते हो ना, फिर माइनर यहाँ पे लिखते हो। तो साइन तो साथ साथ चलता ही है माइनर के। यहाँ पे प्लस वाला साइन लिया आपने, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हो, फिर तीसरा जो लोगे 0 के लिए वो एक फिर से प्लस साइन लोगे। तो ये माइनर और साइन आपस में मल्टीप्लाइड होता है, यानी आप कोफैक्टर्स के ही रिस्पेक्ट में तो काम कर रहे होते हो। इसको ऐसे भी तो लिख हाँ सकते हाँ हो, मैम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखने में खुशी मिले तो ऐसे लिख लो AIJ
-1 रेज टू पावर i प्लस जे इंटू माइनस MIJ। ठीक है, ये माइनर हो गया और ये एंट्री हो गई। और यहाँ पे एक और बात है कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को, ये तो हमने रो के वाइज कर लिया, i इज इक्वल टू 1 2, हाँ ये रो वाइज हो गया, नहीं रो वाइज हुआ कि कॉलम वाइज हुआ, मैं तो इसी में कंफ्यूज रहती हूँ। कॉलम वाइज हुआ ना, हाँ ये कॉलम वाइज हमने एक्सपैंड किया, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने कॉलम वाइज एक्सपैंड किया है। इसी को आप रो वाइज एक्सपैंड कर लोगे तो ये जो i है ये j में चेंज हो जाएगा, बस इतना फ़र्क आएगा, या तो j इक्वल टू 1 to n कर लो या i इक्वल टू 1 to n कर लो, आपकी मर्जी। क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम पढ़ चुके हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज भी एक्सपैंड किया जा सकता है, और ना सिर्फ रो वाइज और कॉलम वाइज, किसी भी रो के रिस्पेक्ट में और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में। कोई मैट्रिक्स है आपके पास, इसको आप चाहे इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करो, चाहे इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करो, चाहे इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करो, मर्जी होती है, चाहे इस कॉलम के या इस कॉलम के या इस कॉलम के, जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की, कुछ आसानी से डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, जिनको हमें ध्यान से देखना है। किसी रो को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपके पास एक मैट्रिक्स थी, सॉरी एक डिटर्मिनेंट था del2, इसकी वैल्यू निकालना ज़रा, ये क्या आएगा, -2। -2। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, ये जो मैं कह रही हूँ del-2, मैंने कुछ चेंज कर दिया थोड़ा सा इस मैट्रिक्स में, क्या चेंज कर रही हूँ मैं, 5 15 2 4, मैंने फर्स्ट कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 स्केलर से। सो नाउ अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 - 30 विच इज़ -10। अब क्या आप रिलेशन देख पा रहे हो ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में और नीचे वाले डिटर्मिनेंट में? जो del2 है, del2 डैश है, वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ del2 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक रो को 5 से या एक कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। रो को कर देते अगर आप तो क्या होता, करके देखते हैं, यहाँ पे रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता, यहाँ पे 10 आ जाता और यहाँ पे एज इट इज़ 3 रहता। 5 4 जा 20 -30, स्टिल ये -10 ही आना था। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो प्रॉपर्टी 1 का मतलब है ये है कि आप किसी भी रो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको मैं कैसे टर्म्स में लिखूं, लिख लो, इफ एनी रो स्लैश कॉलम इज multiplied by a scalar k, then determinant is also multiplied by k, right? इसी से आप रिलेट कर पा रहे हो वो प्रॉपर्टी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एक कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, मैं ये प्रॉपर्टी अभी करा दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो, तो हम डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। क्यों होगा ये, अब समझ में आ रहा है? हाँ मैम। एक Yes, रो में, ma'am. हाँ एक रो में मल्टीप्लाई करने से k टाइम्स होता था डिटर्मिनेंट, दूसरी रो में करने से k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। रो या कॉलम, जो भी, मैं रो बोल रही हूँ, कॉलम दिखा रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ। अगली बार करने से मतलब k इंटू के जितने टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा, जितने भी कॉलम या रोज हैं विच आर n, तो k रेज टू पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके डिटर्मिनेंट में, इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से खुलता है। ठीक है, अब चाहे वो स्केलर -1 ही क्यों ना हो, कोई भी स्केलर हो, कैसा भी स्केलर हो, ठीक है, k बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे देखना एक बार,
क्या बोल रही थी मैं, हाँ, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए निकालो। कई बार ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है ये, किसी की मैट्रिक्स का नेगेटिव कर दिया जाए और उसका स्केल डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर इवन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें -1 मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, सेकंड प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, अगर किसी कोई दो रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस में चेंज हो जाता है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए में। ठीक है, इसको भी समझ सकते हो, कोई मैट्रिक्स लेके देख लो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, -2। अब यही हम रोज को पलट दें, 3 4 1 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंट्यूशन खुद लेके देखना और एग्जांपल्स करके देखोगे, अच्छे से इंट्यूशन मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैम वो जो -1 करना है ना, हम्म, उसके लिए होता है मैम। उसके लिए होता है उसके वहाँ, लिए होता है मैम। क्या हाँ, होता है, मतलब मैम अगर 3 × 3 एक मैट्रिक्स ले लो, तो हम्म अगर आप एक रो और कॉलम जब चेंज करोगे तो हम्म एक मतलब मान लो फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकेंड रो चेंज कर रहा हो, हम्म इंटरचेंज कर रहा हो, हम्म तो देखो फर्स्ट रो में जिस जिस जगह में माइनस है, मतलब जब डिटर्मिनेंट निकल रहा था, हम्म। सेकेंड रो में उस जगह उसके पे माइनस नहीं है, उल्टा स्थान में। हाँ उसके उल्टे में, हाँ। हाँ, इसलिए ही आता है। बिल्कुल, फिर इंटरचेंज करने से बात चेंज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे कहाँ कहाँ माइनस आता था, यहाँ और यहाँ पे माइनस लगता है ना जब आप करते हो, डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो जब इंटरचेंज करते हो तो कहाँ कहाँ माइनस लग जाता है, वो यहाँ यहाँ लगता है। ठीक है, तो माइनस का फर्क पड़ जाता है फिर यहाँ से। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, किसी भी रो को if any times of a row is added to any other row then the value of determinant remains same। तो अगर कोई RI रो है आपके पास, सेम प्रॉपर्टीज कॉलम के लिए होल्ड करिए, मत सोचना कि कॉलम के लिए तो बोला नहीं, कॉलम के लिए अपने आप ही समझ जाओ। RI को अगर आप ऐसा ऑपरेशन लगाते हो, RI प्लस के RJ, तो ये करने से आपका डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ठीक है, इसका भी लेके देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। अब इसमें थर्ड रो में हम क्या ऑपरेशन लगा दें, R3 प्लस 2R1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेके देख लो, वही आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये तो चलो इसमें 0 0 एंट्रीज ज़्यादा थी, किसी और मैट्रिक्स के लिए भी करके देख लेना, 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स ली। ठीक है, मैं इस पे ऑपरेशन लगाती हूँ R2 पे, R2 माइनस 2R1, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसमें चेंज हो जाएगा, 1 2 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 2 0। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 इंटू 0 0 -2, तो डिटर्मिनेंट क्या रहा, सेम रहा, पहले भी -2 था, अब भी -2 हो गया है। ठीक है, लेकिन आप अगर एक काम करो, यहाँ पे अगर ऑपरेशन ऐसा हो, देखना यहाँ पे इस ऑपरेशन से तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मैं नीचे लिख देती हूँ, एक बार इस ऑपरेशन को करके देखते हैं, इससे क्या होगा, आर आई को हम चेंज कर दें के टाइम्स ऑफ आर आई प्लस सम के डैश टाइम्स ऑफ आर जे, तो क्या होगा, ऊपर वाले में एग्जांपल ले लेते हैं।
यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या लिया था, R3 + 2R1, तो हम ऐसे कर देते -R3 + 2R1, तो -R3 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये मैट्रिक्स बन जाती, इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाता -3 + 2 -1 -1 0 1 0। तो अब डिटर्मिनेंट -1 आ जाता, और ऊपर वाले केस में डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? -1 आएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप स्केलर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हो जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हो, तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी में चला जाता है। जब मैंने ये कहा था कि किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस में चेंज हो जाता है, k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए में। तो यहाँ वही बात हो रही है कि अगर उसी रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो और उसको स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो चेंज हो जाएगा k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब ऑपरेशन लगा रहे हो और आपको अनचेंज रखना है डिटर्मिनेंट, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑपरेशन इस तरीके से लगाना है। ठीक है, ये ऑपरेशंस तभी हेल्पफुल होंगे तब जब आप इनको ढंग से लगाओगे। अगर आपने यहाँ पे RI को भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो जो डिटर्मिनेंट निकल के आता नई मैट्रिक्स का, वो k टाइम्स होता पुरानी वाली मैट्रिक्स के। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है करते हुए। ठीक है, कई बार बहुत अजीब सी मैट्रिक्स दी होती है तो उस पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उल्टे सीधे लगा दिए और फिर सोचा कि ये डिटर्मिनेंट गलत क्यों आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में ऐसा नहीं करते ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन में हाँ ऐसा नहीं करते, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं कहलाएगा ना, ये वाला जो है नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखो हम एक काम तो कर ही सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, RI को k टाइम्स ऑफ RI में चेंज कर सकते हैं, और RI को RI + RJ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों ऑपरेशंस को कंबाइन कर दिया इस केस में। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन तो है लेकिन डिटर्मिनेंट इससे चेंज हो जाता है, लेकिन रैंक चेंज नहीं होती। वो सब बातें हम जब रैंक आएगी तब करेंगे, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट के केस में डिटर्मिनेंट चेंज होता है। ठीक है, एक ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, 3 मेन एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं ना, किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना नंबर 1, किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड कर देना, या किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल में ऐड कर देना, MRJ करके कर देना, और तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन ये होता है कि RI को RJ से इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंजिंग वाला। तो डिटर्मिनेंट कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। ये जो है यहाँ पे k टाइम्स हो जा रहा है डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है वो, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट -1 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी अफेक्ट हो रहा है। तो डिटर्मिनेंट अलग तरीके से रिएक्ट करता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे, और रैंक अलग तरीके से करती है। रैंक इन तीनों से चेंज नहीं होती, रैंक सेम रहती है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, किसी डिटर्मिनेंट को निकालते वक्त जब आपको दिखे कि कोई 2 रोज इस तरीके से दे रखी हैं, तो आप इस मैट्रिक्स का जो भी ये डिटर्मिनेंट है डेल, इसकी वैल्यू क्या बताएंगे? 0 होगा। 0 होगा। 2 0 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। इसको आप अपने उस रैंक वाले वे से भी देख सकते हो। यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हो, जो मैंने अभी ऑपरेशंस बताए आपको, R2 - R1 लगाओगे R2 पे ही, तो क्या डिटर्मिनेंट चेंज होगा? पहले ये बताओ, R2 पे R2 - R1 लगाया जाए तो नो मैम। नहीं होगा। डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, वही ऑपरेशन लगा दिया जाए बस अब, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 2 0 0 0, और नीचे क्या बन जाएगा 1 1 1। अब इसको C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक्सपैंड कर देंगे, और वही एक्सपैंड करते हुए हमें साफ साफ दिख जाएगा कि ये क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है। तो यहाँ से 2 बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। इफ इन अ मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 रोज या कॉलम्स सेम हो जाएं, या फिर एक रो या कॉलम Linear है। 0 बन जाए। क्या
लिनियरली डिपेंडेंट हो गए तो भी हाँ, zero हो जाएगा। या फिर तीसरा बोल सकते हैं कि रो या कॉलम, कोई दो रो या कॉलम, दो रो या कॉलम क्या हो जाए, स्केलर हो जाए, स्केलर मल्टीपल हो जाए एक दूसरे के। फिर से हम उस पे यही ऑपरेशन लगा देंगे, स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे तो क्या लगा देंगे, R2 पे, मतलब ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे ना, ये वाला, ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो एक रो ज़ीरो बन जाएगी, एक कॉलम ज़ीरो बन जाएगा। वहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो या दो रो या कॉलम एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाए, इन तीनों ही केसेस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ज़ीरो। डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ये मॉडुलस सा लगा के, और डेट ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। दोनों डिनोट कर सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। 11th-12th क्लास में अभी जो मैंने नोटेशन बताई उसे डेल से भी डिनोट करते थे। चलो आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एनालिसिस कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। मुझे एक आंसर दो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे मर्जी निकाल के बताओ, एग्जाम्पल लो चाहे जो मेथड लगाओ। इस चीज़ का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है आपके पास और डेल डिनोट कर रहा है ए आई जे के डिटर्मिनेंट को, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, मतलब बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, और बी मैट्रिक्स ये है -1⁻i+j ए आई जे, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। और हाँ एक बात और, ये 3x3 मैट्रिक्स है, m×n नहीं है। दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही होगा मैम। कैसे? डेल ही आएगा, मतलब ये कह रहे हो? डेल बोल रखा है ना मैंने उसके, कैसे सोचा? हाँ एकता, मैम स्केलर बाहर आ जाएगा, उसकी पावर 3+3। नहीं नहीं, 3+3 नहीं है, आई और जे किस हिसाब से, ये भी समझो ना। अगर 1 1 पोजीशन पे है तो ये -1 की पावर, मान लो ये मैट्रिक्स है आपकी A11 A12 A13 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो अब 1 1 पोजीशन पे जो है उससे मल्टीप्लाई होगा -1⁻1 यानी 2। फिर 1 2 पोजीशन पे जो है उससे मल्टीप्लाई होगा -1⁻3 -1⁻4। ये है क्वेश्चन, फिर आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते देखते जाना आप। तो या तो प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एंट्री से, या माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका हिंट भी मैं दे देती हूँ, या तो इसका आंसर डेल आएगा या माइनस डेल आएगा। यस मैम, डेल आ रहा है। डेल आएगा। ऐसी जनरल सी मैट्रिक्स लेके किया, 2x2 मैट्रिक्स लेके किया। नहीं 3x3 लेनी थी ना, 3x3 तो मैंने बोल ही रखा हाँ है। हाँ, 3x3 दिया। एग्जाम्पल लेना है तो 3x3 का एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, एग्जाम्पल से भी बात को समझ सकते हो। नहीं तो एग्जाम्पल नहीं लेना तो ऐसे मैट्रिक्स बना लो, ये आ जाएगा। ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिक्स, वो उसका डिटर्मिनेंट ये होगा -A21 A22 -A23।
ठीक है, A31 माइनस A32 A33, ये डिटर्मिनेंट आपको निकालना है अगर आप ओरिजिनल वाली का जानते हो तो। ये जो माइनस एक्स्ट्रा दिख रहे हैं मैं इनको बाहर ले लेती हूँ एक बार, मतलब फर्स्ट रो में से अगर माइनस बाहर लूँगी तो ये बन जाएगा माइनस A11 A12। एज अ मैट्रिक्स देखते हैं पहले इसको, फिर माइनस निकालते हैं। माइनस निकाल दिया, -1 बाहर, माइनस A13, यहाँ माइनस A21 पड़ा है, और जो थर्ड है उस थर्ड रो उसके अंदर से भी मैंने -1 बाहर निकाल लिया, तो ये -1 का स्क्वायर बाहर हो गया, तो माइनस A31 A32 माइनस A33, और सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी। किसी ने किया ऐसे ट्राई? मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बीच में कट गया था। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो घर में ट्राई करें। आपको निकालना क्या है मैं बता देती हूँ, कल आके इसको याद रखना, डिस्कस करेंगे शुरुआत में ही क्लास के। वैसे तो मैंने आधा क्वेश्चन बता ही दिया है। अगर डेल इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, AIJ वाली कोई मैट्रिक्स है, तो आपसे मैंने पूछा है ये वाला डिटर्मिनेंट -1⁻I+J इंटू AIJ, इस पूरी मैट्रिक्स जो बनेगी ये नई मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है मैंने। ठीक है मैम। हर एंट्री IJ एंट्री में -1⁻I+J मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसको ट्राई करके देखना आप लोग। अब भी, अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने ये वाली बात सुनी है जो मैंने नीचे बोली है, इसके बाद तो आंसर ही आ गया है आपका। किसी को आया समझ में ये नीचे जो बताया था मैंने? इसको नहीं आया वो, हाँ मान, वो डेल्टा की बराबर ही होगा। चलो, अगर किसी का प्रूफ नहीं हुआ है तो एक बार ट्राई करना प्रूफ करने की, नहीं तो तो एग्जाम्पल फिर हो लेके भी गया। थोड़ा बहुत सोचा जा सकता था इसको। पहले एग्जाम्पल लेके सोचने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे को भी पहले में कंफ्यूजन था, वो माइनस डेल्टा होगा और डेल्टा होगा, मतलब वैल्यू तो डेल्टा ही आएगा, वो माइनस होगा ना प्लस होगा, उसके लिए थोड़ा मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा था, तो अच्छा, देखा प्लस डेल्टा ही आएगा, मतलब जो हम्म, होगा तो वही आएगा। ठीक है, गुड। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगी प्रैक्टिस के लिए, उसमें डिटर्मिनेंट निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। जो जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी 3-4 ऊपर बताई थी ना, उन्हीं की हेल्प से आपके डिटर्मिनेंट निकल जाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ। मैम हम्म मैम जैम में डिटर्मिनेंट से किस तरह का क्वेश्चन आते हैं? कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसा वेरिएबल टाइप का नहीं आता, लेकिन नंबर्स टाइप का आ जाता है। अभी पिछले ही साल आपका आया हुआ था डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, तो डिटर्मिनेंट निकालने को ही बोल रखा था। कुछ बड़े बड़े नंबर्स दे रखे थे, उसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोल रखा था। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऊपर बताई हैं वही यूज होंगी। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर डाल दूंगी डिटर्मिनेंट, मैंने शायद मैट्रिसेस के डाल रखे हैं, उसमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा बहुत प्रीवियस मैट्रिसेस के क्वेश्चन ट्राई करने शुरू कर दो। जो डिप्स वाली असाइनमेंट डाल रखी है ना, उसके अंदर से मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस ट्राई करने शुरू कर दो। डिप्स वाली जो चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, जो दूसरे असाइनमेंट डाले हुए हैं मैंने ग्रुप में, पूरी बुक डाली हुई है डिप्स वाले की। अब आज से कल से 1-2 दिन में शुरू कर दो बस। और अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो तब तक सीक्वेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वो वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो जो रेकरेंस वाले हैं। xn+1 इज इक्वल टू मैम बलवंत सर एफ की ऑफ जो एक्स एन वाले। सीरीज वाला आपने दिया था, क्या क्या मैम पावर सीरीज और सीरीज वाला जो दिया था मैम, वो कब डिस्कस होगा? पावर सीरीज और सीरीज वाला कौन सा दिया था मैम मैंने? बलवंत सर की जो अच्छा अच्छा, अपलोड हाँ किया। वो भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका टेस्ट भी है परसों।
उस दिन मैं सुबह बिजी तो हूँ। कब डिस्कस होगा? सबने ट्राई कर लिया है? मैम सब नहीं हुआ, लेकिन कुछ बाकी है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ बाकी सबने ट्राई कर लिया है। जो मतलब वो जो पावर लास्ट सीरीज, डाला था मैम। हाँ सीरीज प्लस पावर सीरीज पे डाला था अभी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी हाँ भेजा हाँ, था जो शायद। लास्ट दिन जो जो लेटेस्ट डाला था तो। हाँ हाँ, वो लेटेस्ट। थोड़ा बाकी है। ठीक है, एक तो आप कर रहे हो ट्राई। मैम मेरा भी नहीं हुआ है। कहीं भूल ही गए कल करना। तक हो जाएगा। इसीलिए मैं अब भेज भी देती हूँ कि मैंने ये डाला है और कर लो। चलो ग्रुप में आशा डिस्कशन कर कर रहा हूँ। लेना। अगर टेस्ट से पहले थोड़ा मुश्किल है उसको डिस्कस करना, फिर मुझे कल ही करना पड़ेगा, फिर ये बार बार लीनियर में ब्रेक लग रहा है ना, ऐसा लीनियर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैम तो वो क्या इसके बाद टेस्ट भी टेस्ट आज के थोड़ा बाद कम तो, हो गया था। हाँ टेस्ट के बाद कर लूँगी। तब तक न्यानेश आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है सीक्वेंस सीरीज़ की, वो ग्रुप में भेज दिया करो। वहाँ भी सॉल्व ना हो तो हम अभी क्लास में डिस्कस यस। कर लिया करेंगे। ठीक है, आप जितना पढ़ पा रहे हो उस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भेज दिया करो। खासकर सीक्वेंस सीरीज़ में तो टेस्ट के बाद हो जाएगा मैम। अब वो तो अब टेस्ट के बाद ही होगा। ठीक है, 2-3 दिन बाद होगा टेस्ट के, तब तक कर लो सारे मैम नंबर। जैम में सीक्वेंस सीरीज का वेटेज कितना थकता रहता है? बहुत मतलब लगता है। सीक्वेंस सीरीज से मैम कितना नंबर आता है? 21 20-21 नंबर का तो आ ही जाएगा, मतलब ऑन एन तो मैम आइडिया बता रही हूँ। पूरा पूरा एनालिसिस एक आता है। बात बताऊँ मैं कह रहा हूँ एक बात बताती हूँ। जो सिलेबस में से पॉइंट्स काटे हैं उन्होंने, जैसे वेक्टर कैलकुलस वगैरह काटा है, तो वेटेज कहाँ पे जाएगी? लीनियर में जाएगी, सीक्वेंस सीरीज में जाएगी, इन सब सब्जेक्ट्स में जाएगी जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। तो जो पॉइंट, जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आते ना, उससे भी आने की उम्मीद है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बन जाए। जैसे लीनियर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तो उससे भी बनने की उम्मीद है, पर कम ही बनेंगे, 1 ही 2 बनेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप कर देना, नहीं आते तो मत करना। तो अपना सारा अच्छे से लेके चलो। इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज हो गई है अब, ऑन एन एवरेज यही माना जाएगा कि अब कुछ सब्जेक्ट्स तो काट दिए गए हैं सब्जेक्ट सिलेबस से, तो इसका मतलब वेटेज कहीं तो जाएगी उनकी। तो वेटेज इन्हीं पे आएगी, सीक्वेंस सीरीज हो गया, लीनियर हो गया, ग्रुप हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स पे ही आएगी, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी के बचे हुए हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखना आपने। बाकी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, हर आईआईटी अपने हिसाब से बनाती है। देखो उन्होंने सिलेबस ही चेंज कर दिया है, लेकिन बहुत डरने वाली कोई बात नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कल पिछले साल कुछ अलग ही क्वेश्चंस आ रहे थे, इस साल एकदम ही अलग आ जाए। पैटर्न बहुत धीरे धीरे चेंज होता है पेपर का, तो ऐसा नहीं एकदम से कुछ बहुत ही अजीब क्वेश्चंस आ जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं बनाया जाएगा पेपर, जो पैटर्न चल रहा है उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन या कुछ डिलीट करके ही बनाया जाता है। तो जो पैटर्न है उसको तो फॉलो हमें करना ही है, बस जो टॉपिक डिलीट हो गए उनके क्वेश्चंस नहीं करने। मैम डिटर्मिनेंट निकाल सीक्वेंस लोगे? सीरीज कितना नंबर आते हैं? सीक्वेंस सीरीज कभी देखो 11 नंबर का भी आया है किसी साल में, मैं एक बार फिर से देख लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कल परसों। 20-22 नंबर का भी आ जाता है। पिछले साल साल का शायद पॉइंट सेट टोपोलॉजी और प्लस सीक्वेंस सीरीज मिला के 21 नंबर का आया था। 21 नंबर का मतलब ऑन एन एवरेज कुछ सालों से चलता आ रहा है। तो अब 21 का नहीं आएगा तो कम से कम 15 नंबर का तो सीक्वेंस सीरीज आएगा ही आएगा। तो कुछ टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, उनको तो अपना पक्का कर लो प्रैक्टिस कर करके। तो 15 में से कम 10 नंबर तो आ जाएं। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे एग्जाम में, पर ज़्यादातर हो जाए तो अच्छी बात है। लीनियर और बहुत अच्छे से कर लो, लीनियर के ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे। सीक्वेंस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस बच सकते हैं, सीरीज में तो हो ही जाएंगे, सीक्वेंस में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ना हो। बाकी वो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन लीनियर के चांसेस होते हैं कि ज़्यादा हो जाएंगे। लीनियर कर लो, ग्रुप कर लो अच्छे से, ओडी वगैरह कर लो। ओडी में भी हिट एंड ट्रायल मार के क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना डीप में नहीं जाना होता हर क्वेश्चन के, फटाफट हो जाते हैं ओडी के क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट बच्चों वाला है, इसका आंसर हाँ बता देती हूँ मैं।
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, एस के यस मापा मैम। से क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना न्यानेश, खासकर आप, और बाकी सबको ही करना है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ पहले, क्योंकि आपने कहा था मुझे इजी क्वेश्चंस पहले ट्राई करने हैं। मैम इजी करो, मतलब उसके एवरेज सीरीज हैं का, क्वेश्चंस के लेवल। हाँ, सीक्वेंस प्लस सीरीज का मैम सीक्वेंस सीरीज का, हाँ मैम कर लिया। कर लिया इसके मापा। इसके मापा, हाँ मैम कर लिया। मतलब मैम एस एस के के वो मापा जो की एक्सरसाइज एस के मापा की सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज सब हो करनी है। गई। हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, वही कह रही हूँ मैं। तो किसी ने कर ली क्या? वो कब किया था? मैम एग्जाम्पल भी कर दिया मैम था। पहले किया था, मतलब अच्छा, तो अच्छी बात है, करा था तो। पिछली बार किया था जब मैंने सीक्वेंस सीरीज कराया था तो। एक बार मैंने का तो पता नहीं, मैं तो मैम फर्स्ट ईयर में करा था। फर्स्ट ईयर में करा था, अच्छा। वो हमारे यूनिवर्सिटी में वही बुक का कर फर्स्ट मैंने ईयर में करता था करा था तो। तो फर्स्ट ईयर करे हुए कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। तो दोबारा कर लो। हाँ जो बहुत इजी लगे वो हाँ, एक छोड़ बार भी करना सकते हो, पड़ेगा। लेकिन जो ठीक ठाक लग रहे हैं उनको ट्राई कर लो। टाइम है ना आप लोगों के पास, एग्जाम हो गए हैं। हाँ हाँ न्यानेश, हाँ, जब आपके अब एग्जाम्स हो तो जाएं तब आपको जो बेसिक लेवल से उठना है सीक्वेंस सीरीज में, तो एस के मापा के क्वेश्चंस ट्राई करना। साथ साथ प्रीवियस ईयर भी यस ट्राई मैम। करते रहो जहाँ जो डाउट लगे। बाकी ये बच्चे हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छे से करे हुए हैं प्रीवियस ईयर, ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं बता दूंगी। और अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दो, जब सबके पेपर हो जाएं तो मीट पे आके खुद आप लोग आपस में डिस्कशन किया करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए। एक दूसरे के आइडियाज़ एक दूसरे को पता चलेंगे तो हेल्प हो जाएगी। हम लोगों ने तो बहुत, हम आपस में फ्रेंड्स करते हैं डिस्कशन, तो हमें लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल है डिस्कशन करना, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। अब आगे आते हैं डिटर्मिनेंट की। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़, हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ साथ में देखते हुए चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्योंकि आप रो से एक्सपैंड करो या कॉलम से एक्सपैंड करो, डिटर्मिनेंट को कोई मतलब नहीं है, बस उसको एक्सपैंड होना है किसी तरीके से। तो आप ट्रांसपोज करके एक्सपैंड करोगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, डजेंट मैटर, डिटर्मिनेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सेम ही होते हैं वो। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कंजुगेट करो या ए कंजुगेट का डिटर्मिनेंट करो, वो दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो इसमें, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। एट लास्ट डिटर्मिनेंट कुछ ए प्लस आइटा बी टाइप का होना है, उसका कंजुगेट करोगे कुछ ना कुछ ए माइनस आइटा बी आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ये बात ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द थीटा क्या हो जाएगा फिर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो उसी के बराबर होता है। तो थीटा किस में चेंज हो जाएगा? केवल और केवल कंजुगेट में, ट्रांसपोज तो वहाँ से हट ही जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, जो हमने पहले ही देख ली थी, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, वेयर a क्या है? n क्रॉस n मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या लिख रही हूँ मैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो मिटता भी नहीं है ये। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या ये बात सही है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m के बराबर होता है। 6 पॉइंट क्या सही है? नहीं है मैम। कोई एग्जांपल बताओ फिर काउंटर।
मैम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। 2 मैट्रिक्स लेनी है, एक मैट्रिक्स लेके थोड़ी काम चलेगा, ढंग से बताया करो। हाँ मैम, हवा में बोल एक कोई जाते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। ये ले लो, एक ए मैट्रिक्स ये ले लो, बी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर ले लो, 0 1 0 0। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी क्या बनेगी? -1 डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका? -1। दोनों का डिटर्मिनेंट 0 था, ऐड किया तो डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है। कोई रिलेशन नहीं होता इनके बीच में, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता जिसको फॉर्मूला बना के लिखा जाए। ठीक है, ये हो भी सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर आ जाए, पर इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। अच्छा, एक बात और बताएं हम, अब आते हैं ब्लॉक मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस निकालना है हमें। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ये कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है, ये कौन सी ब्लॉक मैट्रिक्स है? डायगोनल स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। जैसे कि मान लो कोई 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, और यहाँ कोई भी ए मैट्रिक्स पड़ी है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से हैं, और यहाँ पे 0 मैट्रिसेस पड़ी हैं। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको क्या करना होगा? इसका कंप्लीटली डिटर्मिनेंट निकाल के भी देख लेना, अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी और डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो नीचे वाली मैट्रिक्स है ए, उनका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 ही होता है और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -3। तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है? -3। वैसे तो इसको एक्सपैंड करना है तो आपको काफ़ी आसान है इसको एक्सपैंड करना, केवल 1 की फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपैंड कर दोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। ये एज अ मैट्रिक्स मान के मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे एज 1 को लेकर एक्सपैंड कर दोगे तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बचना ही क्या है? यही तो बचेगा। समझ रहे हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर रही है यहाँ पे? वो 1 की हेल्प से हाँ एक्सपैंड मैम। करोगे, फिर नेक्स्ट 1 की हेल्प से एक्सपैंड करोगे, तो आइडेंटिटी कुछ काम कर ही नहीं रही है, यहाँ पे आराम से सो रही है। सारा काम आपकी ए मैट्रिक्स को करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ये ऐसे लिख लो बस, ये फॉर्मूला बन गया। सेकेंड कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक ऐसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है ए बी सी, तो ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इसको भी एग्जाम्पल लेके ऑब्जर्व करके देखना। ठीक है, ये कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स लेंगे हम, तो उसका डिटर्मिनेंट भी यही आने वाला है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ठीक है, तो इन जनरल कोई भी, ये तो 2x2 में एग्जांपल दिया, कोई भी ऐसी ब्लॉक मैट्रिक्स हो A11 A12 टू सो ऑन A1n, ये A11 क्या है? एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रही है, सभी मैट्रिसेस को डिनोट कर रही हैं, एक एक ब्लॉक को डिनोट कर रहा है एक एक मैट्रिक्स। इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये क्या हो जाता है? मान लो हम लोअर ट्रायंगुलर ले रहे हैं, A22 A33 एंड सो ऑन ANN, और ये सारा नीचे क्या है? तो ये एक अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। तो ये अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है?
ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 एंड सो ऑन, डिटर्मिनेंट ऑफ ANN। एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, उसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करो। पहले मतलब किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करो, अपना तरीका, पड़ोसी का तरीका, इसका तरीका, उसका तरीका, जो भी समझ में आए। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के भी ट्राई करके देखो, एलिमेंट्री जो भी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ, AIN, BIN, CIN, DIN, ठीक है, ये एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। IN क्या डिनोट कर रहा है? N क्रॉस N आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ABCD स्केलर्स हैं। अब ये कोई भी 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स बनती होगी, जो भी हो। अब इन पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस एज मैट्रिक्स भी आप लगा सकते हो, यानी कि AIN को एज अ मैट्रिक्स मान के, BIN को एज अ मैट्रिक्स मान के, अब इसको एज अ रो मान के, और मतलब ये मैट्रिक्स को एज एन एलिमेंट मान के आप ऑपरेशंस लगा सकते हो, जैसे R2 माइनस 2 R1। R2 क्या बनेगी आपकी? CIN और DIN, ठीक है। R1 ये बनेगी, R2 ये बनेगी। तो इनको मान के भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो, और मैंने कहा था एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता है। तो इसको लगा के देखो, या ऐसे समझ नहीं आ रहा तो जिसको जैसे समझ में आ रहा है कुछ एग्जांपल लेके निकाल सकते हो इसका डिटर्मिनेंट, तो निकाल के देखो क्या निकल के आता है। कोई एग्जांपल लेके देखो, उसकी हेल्प से कोई भी आंसर निकालो इसका। क्या रेट है? 20। मैम ये 2n क्रॉस 2n का मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2n क्रॉस 2n ही बनेगी ना। ऑर्डर पे ध्यान मत दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में ऑब्जर्व कर लेना ऑर्डर को। किसी को क्लास में नींद आती है? आती है तो सच सच बता दो। नहीं नहीं मैम। मुझे तो बहुत आती नहीं है। मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में बहुत ख़राब हूँ, और सोचो मैं खुद पढ़ाती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ बच्चे सो तो नहीं जाते, जैसे आप लोगों की आवाज़ें आती रहती हैं, तभी मैं सोचती हूँ बोलो बोलो, पता चलता रहे मुझे कि कोई सो तो नहीं गया। AD माइनस BC होगा। वो सब्जेक्ट पर होता है मैम, मैम मैथ AD में तो माइनस नींद BC नहीं होगा। आती। चलो अच्छी बात है, मुझे तो मैथ में भी आती थी। अभी पिछले साल की बात है। हाँ बोलना, मैंने क्या निकाला हाँ मैम वो आंसर? सब्जेक्ट AD माइनस BC। AD माइनस BC, ठीक है, एक आंसर मिल गया हमें। ये बताया मैनक जी ने। निर्मल्या जी आप भी बताएं, ज्ञानेश जी भी और एकता जी भी। जिसने आंसर निकाल लिया वो भी अपना मैम रीचेक आप ही करके। पहला जो मेरा नाम का स्पेलिंग ठीक से लिखा। मैम साथ में मैं मेरे को लगता है A to the मल्टीप्लाई। power n, D to एक the मिनट। power n minus C to the power n, B to the power n। अच्छा ठीक है, एक और आंसर, और कोई बताए? ये कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। दोनों तीनों तरीके लगाओ जैसे जैसे मैंने बताए हैं। ऐसा नहीं होता क्वेश्चन को हर प्रूफ वाइज ही चलना है, पहले एग्जाम्पल वाइज भी चल के देखा करो। एकता कुछ निकला था क्या आपका? कुछ बोल रहे थे?
कराऊं क्या? हाँ मैम। मैम मेरा हम्म, बोलो अपना। -ABC प्लस A स्क्वायर D। -ABC प्लस A²D। A स्क्वायर काफी अलग आंसर है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है ये है आपका आंसर, A × AD - BC। ठीक है, चलो। न्यानेश के नाम की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है, न्यानेश। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे कोई। मैम ए नहीं होगा, ए नहीं होगा उसमें, ये नहीं होगा। AD - BC आएगा सिर्फ। AD - BC के 2 वोट आ गए। एक बार मैं ना 2 × 2 मैट्रिक्स लेती हूँ, फिर देखते हैं। मैं A को 2 ले लेती हूँ, मतलब ऐसा कुछ लेती हूँ, 2 0 0 2 3 0 0 3। किसी ने ऐसे ट्राई किया? 1 0 0 1। 1 तो ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि स्केलर में घुल मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। 5 0 0 5 4 0 0 4। अब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा? अगर आप रो वाइज एक्सपैंड करोगे, इसमें और कुछ काम किया जा सकता है? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रो वाइज एक्सपैंड करेंगे तो 2 बाहर आएगा। 2 के लिए क्या बनेगा अंदर? तो थोड़ा मुश्किल बन रहा है। 3 5 0 4 0 4। ठीक है, चलो रो वाइज करते हैं इसको। तो 2 के लिए मैंने खोला, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, ये 3 × 3। इसमें भी पहले मैं 2 के लिए करती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 × 4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब 3 के लिए करती हूँ मैं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो मैं 3 के लिए स्टार्ट करूँ। 3 के लिए एक्सपैंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा 3 के लिए। 3 के लिए एक्सपैंड किया तो ये आएगा +3 प्लस माइनस प्लस +3 × 3। इस 3 के लिए करेंगे जब, मैम निर्मल जी ठीक है। निर्मल्य जी भी ठीक नहीं है। चलिए, मैं तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है, अभी तो मैम आसान। प्लस आएगा, वो जो मैना से माइनस बताया। चलो मैं किसी दूसरे तरीके से ही समझाती हूँ आपको, जिसमें आपको आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा। एक बार इसको ट्राई कर लेना ऐसे मैट्रिक्स ओपन कर करके, ठीक है, जैसा तरीका मैं कर रही थी एग्जाम्पल से। दूसरे तरीके से इसको ट्राई करते हैं। AIN BIN CIN DIN। एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो हम लगा सकते हैं, उसी से ट्राई करते हैं। यानी मैं यहाँ पे 0 चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ मैं 0? क्योंकि मुझे पता है सबसे आसान डिटर्मिनेंट कब हो जाता है, जब 2 3 4 5 इस टाइप का है। तो अगर यहाँ 3 की जगह 0 हो तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता है। यानी एक अपर ट्राइंगुलर या एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो आसान हो जाता है डिटर्मिनेंट निकालना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से वही काम करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? R2 पे R2 माइनस C/A R1 निकालना होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? AIN तो एज इट इज, BIN तो एज इट इज। ये जो होगी 0 मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स वाइज ऑपरेशंस लग रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे चेंज आएगा, D माइनस BC/A IN। अब मैं वो फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वाला मैंने आपको समझाया था। डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाता है? AIN A × IN इंटू
क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी माइनस बी सी अपॉन ए इंटू आई, जो भी ये मैट्रिक्स बन रही थी। ठीक है। अच्छा, पहली वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए टू दी पावर एन, ए टू द पावर एन, और दूसरी वाली का डी माइनस बी सी अपॉन ए टू द पावर एन। बाई ए टू दी पावर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आंसर निकालो प्यारे बच्चों। ए डी माइनस बी सी रेस टू पावर पावर एन, एन। होल रेस टू पावर एन, होल रेस टू पावर एन। वही वही किया, वो किया ही नहीं पावर एन, नहीं तो ये आया था, ऐसे ही किया था मैंने। ऐसे ही किया था, पावर एन रेज ही नहीं की मतलब आपने एन को 1 ही ले लिया सीधा। चलो कोई बात नहीं। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस समझ में आए कितने यूजफुल हैं। एक बार अभी वो जो मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, उसको घर में ट्राई करना। इस वाले एग्जाम्पल को मैं लिख देती हूँ, जब ये नोट्स खोल के देखोगे लाइव लेक्चर नोट्स तो आपके सामने आ जाएगा। ये जो 2i 3i 4i 5i वाला एग्जाम्पल बताया था ना मैंने, इसको ट्राई करके देखना। n को 2 लिया था मैंने इस केस में, और सिंपल कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना, और कुछ नहीं करना है। तो पहली नज़र में जो निर्माल्या को लगा था वो लगता है, मेरे को भी ऐसा लगा था देख के कि हाँ ये हो सकता है इसका डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन डी टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन, पर ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट जो आएगा ये आएगा निकल के। ठीक है, एक और देती हूँ मैं। एक होमवर्क देती हूँ साइड में, पहले ये क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसको अभी करके देखो। मैं चाहती हूँ आप इस पे ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करके इसका डिटर्मिनेंट निकालो। मैं नहीं चाहती कि आप पूरी मैट्रिक्स को एक्सपैंड करके निकालो डिटर्मिनेंट। ब्लॉक का यूज़ करना है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर या ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर, उसका यूज़ करके निकालो। मैट्रिक्स ये है, ये निकालो। जिसका हो जाए ना वो ये बोनस क्वेश्चन भी कर लेना, ये जो नीचे लिखा मैम है। इसमें मैम क्या निकालना है? एक्स टू वाई टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर होगा। क्या बोल गए इतनी जल्दी, समझ में नहीं आया। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गड़बड़ करो, मुझे मैनेक से यही डर लगता है, उसको जल्दी रहती है बहुत। एक्यूरेसी लाओ पहले, फिर अपनी स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। एक बार सोच लो, जो भी बोला हो सकता है सही हो, लेकिन फिर भी सोच लिया करो। मैम इसमें क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आया। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। इसका इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो इस मैट्रिक्स को, और इसका डिटर्मिनेंट मैम मेरा हो निकालो, गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, एक मिनट में आंसर पूछती हूँ, पहले मैं इसको लिख लूँ। होमवर्क क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हो होमवर्क क्वेश्चन में, हर जगह यूज़ कर सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत यूज़फुल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही कल इसको डिस्कस करेंगे।
और बड़े प्यार से करना है इस क्वेश्चन को। बताओ आंसर ज्ञानेश। मैम -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x3 y3 x4 y4। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ही आया ना निकल के। यस मैम, x3 y4 माइनस x3 x4 y4 y3। माइनस x4 y3 और 4y3 बस इतना ही आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, x1 अच्छा y2 माइनस x2 y1। x1 y2 माइनस x2 y1। चलो देखते हैं। बोनस क्वेश्चन कर लो, ये साइड में नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। जीरो आ रहा है मैम डिटर्मिनेंट। हाँ इसका 0 आएगा। जिसका ये क्वेश्चन नहीं हो रहा बोनस क्वेश्चन ही ट्राई कर लो। मैं 1 मिनट में आती मैम हूँ। दोनों ही बता दो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। होएगा बोनस क्वेश्चन ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। और नहीं हो रहा तो एक बार न्यानीश से आइडिया ले लेना, ठीक है। और ये होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। दिनेश थोड़ा हिंट दो। ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो इसको, फिर इंटरचेंज करो उसके रोज। नैनिस तुम्हारा ये नेगेटिव साइन कैसे आया? रोज इंटरचेंज हो गई ना। फिर 2 रोज इंटरचेंज होंगी, फिर तो नेगेटिव की पावर तो -2 पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? नहीं, रोज इंटरचेंज हो गई तो -1 साइन लगाते ना। इंटरचेंज मतलब रोज इंटरचेंज करते ना, दो ही रोज इंटरचेंज होती है, एक कैसे हो सकती है इंटरचेंज? नहीं, जैसे फर्स्ट रो है वो थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करती, सेकंड रो है वो फोर्थ के साथ चेंज करती। ब्लॉक मैट्रिक्स बनाओ इसको पहले। मेरा सही हो सकता है कि नहीं क्या मालूम मुझे। बोनस क्वेश्चन में कैसा ऑपरेशन लगाए दिनेश? एलिमेंट्री ऑपरेशन, पहले 2 की जगह 0 करो, फिर 4 की जगह 0 करो, अपने ये इचेलॉन फॉर्म में करो ना उसको। हुआ किसी का, और किसी का हुआ? करते हैं डिस्कस। ये वाला हो गया कि नहीं, छोटा वाला? मैम एक बार वो जो इंटरचेंज करते हैं ना ब्लॉक में, वो एक बार समझा दो।
वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। ब्लॉक में इंटरचेंज, हाँ मतलब ब्लॉक बनाकर उसके बाद जो इंटरचेंज कर रहे थे, रो और कॉलम इंटरचेंज। रो और कॉलम इंटरचेंज। देखो, चाहे ब्लॉक बनाकर इंटरचेंज करो चाहे बिना ब्लॉक बनाए इंटरचेंज करो। एक सेकंड रुकना। हाँ, एक चीज है, दो अलग अलग बातें आ जाएंगी अगर ब्लॉक बनाकर और बिना ब्लॉक बनाए इंटरचेंज किया जाए तो। हाँ मैम, फिर तो 2 ही आएंगे। एक में माइनस आएगा जैसे न्यानेश ने लगाया है, एक में माइनस नहीं आएगा। x3 x4 ठीक है। अभी आप मैट्रिक्स के हिसाब से ऑपरेशन लगाओ। एक बार ब्लॉक वाला मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ये ब्लॉक में जब मैट्रिक्स इंटरचेंज करते हैं तब क्या असर पड़ता है डिटरमिनेंट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि दोनों से अलग अलग बातें आएंगी। जैसे मैट्रिक्स थी हमारी, मैं इस पे 2 ऑपरेशंस लगा रही हूँ, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R3 और R2 इज रिप्लेस्ड बाय R4। तो इससे क्या होगा, ये 2 0 रोज हैं ये तो नीचे चली जाएंगी। ये जो फर्स्ट वाली है थर्ड वाली पोजीशन पे लिखते हैं 0 0, और 2 बार इससे क्या होगा, 2 बार इस ऑपरेशन को लगाने से, एक तो ये लिख लो -1 2 बार मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में -1 का स्क्वायर, तो 0 0 नीचे आ जाएगा x1 x2 0 0, और इसके नीचे क्या था x2 y2। ठीक है, और फिर ये जो ऊपर जाएगी थर्ड वाली फर्स्ट पे जाएगी x3 y3 x5 y5 x3 y3 x5 y5, और वो वाली कौन सी थी 4 6। तो ये मैट्रिक्स अब आपकी जो ब्लॉक मैट्रिक्स बनी है ये अपर ट्रायंगुलर बन गई ना। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट अब आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये जो भी आएगा ये आएगा x3 y4 माइनस y3 x4 मल्टीप्लाइड बाय x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, न्यानेश ने एक नेगेटिव लगाया है यहाँ पे आपने माइनस लगाया है ना न्यानेश। Yes, ma'am. आपने मैट्रिक्स को इंटरचेंज किया था, मैट्रिक्स को एज अ रो मान के। एक बार मैं उस बात को कंफर्म कर लूंगी क्योंकि इन दोनों तरीके से आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए यही रखो आंसर, x3 y4 माइनस y3 x4 और x1 y2 y1 x2। ठीक है, -1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी अभी के लिए, क्योंकि आप इसको कंप्लीट एज अ मैट्रिक्स मान के चल रहे थे, अलग अलग रोज पे आपने ऑपरेशन लगाया था एलिमेंट्स पे। ठीक है, ये वाला तो बहुत ईजी था। इसमें तो क्या करना था, R2 माइनस R1 लगा देते बस। किसी का हुआ था, R2 पे R2 माइनस R1 लगा देते, और R3 पे भी R3 माइनस R1 लगा देते, R3 माइनस R2 लगा देते, ऐसे कर देते ना। पहले R3 पे R3 माइनस R2 लगा देते, फिर जो मैट्रिक्स आती उसमें फिर R2 पे R2 माइनस R1 लगा देते। तो ये क्या बन जाती 1 2 3, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, ये 1 1 1 और 1 1 1 बन जाएगी। अब 2 रो सेम आ गई तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है ना। एक बात और सुन लो जाते जाते, अगर हमें निकालना हो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है डिटर्मिनेंट टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने बताया था ये क्या हो जाता है, ये जो पावर है बाहर आ जाती है डिटर्मिनेंट के, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
So this implies determinant of A into determinant of A minus 1 is equal to 0. अब क्योंकि दोनों स्केलर्स हैं, determinant is a scalar, तो इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा. या तो determinant of A 0 होगा या determinant of A minus 1 0 होगा. यहाँ से आपको दो बातें निकल के आएंगी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 होता है या 1 होता है. सेम प्रोसीजर्स यूज करके आपको निलपोटेंट होमवर्क लिख लो. फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ, कल हम यहीं से शुरू करेंगे और पिछले एक दो क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए वहाँ से शुरू करेंगे. आज प्लीज़ करके आना, एटलीस्ट ट्राई तो करना, सब भूल मत जाना जैसे हमेशा भूल जाते हो. निलपोटेंट का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है इसी फॉर्मूले से और प्रूफ लिख के निकालना है. किसी को पहले पता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो पहले पता है सब भूल जाओ. ये जो तरीका मैंने बताया है निकालने का डिटर्मिनेंट, इससे निकालना है. निलपोटेंट, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जितनी टाइप्स पढ़ी है मैट्रिक्स की उन सब का डिटर्मिनेंट निकालना है. हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, इनवॉलेंट्री, इन सब का डिटर्मिनेंट आपको निकाल के लाना है. ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं. ठीक है मैम. ठीक है, अभी थोड़ी जल्दी ठीक है मिलूंगा, मैम. नहीं तो मैं 10 मिनट और पढ़ाने वाली थी. ठीक है मैम. ठीक है, फिर कल मिलते हैं. ओके थैंक यू मैम. ओके.